करके वापस से चालू करो। हाँ आ ओहो, गया, अभी आ आ गया। हाँ सर, गया। आ गया सर, आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, गॉट। ओके, so let's move to, okay, I mean, I think we should start from the beginning only. Okay, now, thank you so much for your patience. तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ना समझने से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एक्चुअली। ओके, सो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जब भी आप इंस्टीट्यूशनल शब्द सुनते हो कहीं भी, तो इंस्टीट्यूशनल मतलब अपने आप में होता है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संस्था। ठीक है, संस्था हिंदी में उसे कहा जाता है। सो बेसिकली इट मेनली डील्स विद द फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फॉर्मल एस्पेक्ट पे वो ध्यान देता है। फॉर्मल एस्पेक्ट जब भी आता है तो इसका मतलब ये समझ लेना है किसी ऑफिस से रिलेटेड है, किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, किसी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर्मल एस्पेक्ट, फॉर्मल, यहाँ पे इनफॉर्मल नहीं आता है। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के पार्टी फंक्शन ये सब चीजें नहीं आती हैं। ये केवल चीजें आएंगी यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मल स्ट्रक्चर, जहाँ पे फॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉर्मल प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ऑलराइट, ओके, विच लीड्स फॉर्मल प्रोटोकॉल यू कैन से। सेकेंड अगर हम पॉइंट देखेंगे, ये कहता है कि इट टेक्स इनटू अकाउंट इश्यूज सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी। तो ये 1 2 3 4, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी, ये चार चीजों पे फोकस करता है। और मेनली जैसे कि हम अगर हम देखेंगे जैसे दुनिया का सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जस्टिस भी होती है, लिबर्टी भी होती है, इक्वलिटी भी होती है, जो सबसे मेन एस्पेक्ट्स है, सब बराबर। ठीक है, इक्वलिटी भी होती है और डेमोक्रेसी तो है ही। ऑलराइट, अब तक का सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बाद में भी हो सकता है वक्त के साथ साथ कोई एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मोर एफर्ट्स ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, ये फोकस के इन तीन चीजों पे करता है। किस पे? लेजिस्लेटिव पे फोकस करता है। मतलब जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं तो क्या यहाँ पे मेन चीज हम स्टडी करेंगे, लेजिस्लेटिव हमें जो है वहाँ पे हम देखेंगे, जैसे लॉ मेकिंग बॉडी होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी, हमारा बिल पास किस तरीके से होता है, कितने हमारे सांसद होते हैं, हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और इस तरीके से हम देखेंगे, उसका हिस्ट्री देखेंगे, उसका प्रेजेंट देखेंगे, और उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर को जो है प्रोजेक्ट करेंगे, अपना विजन करेंगे, एक विजन के तौर पे हम फ्यूचर देखेंगे। उसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव, जो हमारा लॉ, जो चीजें लॉ का रख रखाव करते हैं, जो चीजें लॉ का, हमारे कानून का ध्यान रखते हैं, हम वो पढ़ते हैं। जैसे पुलिस हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, पुलिस है, ठीक है, इन चीजों को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। और जुडिशरी पे हम ध्यान देते हैं। जुडिशरी यानी कि, जुडिशरी यानी कि कानून व्यवस्था। हाँ, कानून व्यवस्था या फिर न्याय व्यवस्था। ठीक है, हम इन चीजों को हम ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किस तरह का बिल्डिंग है, अच्छा है या नहीं, बुरा है या, मतलब बुरा है तो क्यों बुरा है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए। ठीक है, अभी भी आप देखोगे ना, अ, जो नॉर्मल जो कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट की हालत इतनी बुरी होती है, वहां लोगों को बैठने की जगह नहीं होती है। अच्छा, जोली एलएलबी आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह से वो जज का पंखा घूमता रहता है। ठीक है, तो अभी भी मतलब हम ये चीजें हम देखते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मेथड हम देखते हैं कि हमने पिछले पिछले साल के मुकाबले, इस साल के मुकाबले हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे कितना हमने तरक्की की है, बरसात में भीग रहा है या नहीं। तो मतलब यकीन मानो, ये सब चीजें भी हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में देखते हैं। वहाँ का फॉर्मल लोगों का बिहेवियर तो देखते ही हैं, जजेस का बिहेवियर भी देखते हैं, साथ ही साथ उसका आर्किटेक्चर पे भी हम जो है मेनली फोकस करते हैं। फिर आता है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये सब होने के बाद में जो है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन भी आता है। ठीक है, अब कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन में मतलब क्या आएगा, हमारा इंस्टीट्यूशन के मुकाबले दूसरा इंस्टीट्यूशन कैसा है, या दूसरे के मुकाबले हम किस तरीके से जो है अब तक जो है हमने प्रोग्रेस किया है, या कहाँ कहाँ हमने गलतियां की हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखोगे, अगर हमारा संसद भवन आप देखोगे, बहुत खूबसूरत वहाँ का गार्डन है। ठीक है,
वहाँ के गार्डन में बहुत सारी जो है विदेशी घास है, मतलब फॉरेन से लाया गया वहाँ पे ग्रास है। ठीक है, वो भी एक खूबसूरती देती है, ताकि कहते हैं ना कि अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे या सरकारी ऑफिस में जाओगे, अंदर जाने में मजा कहाँ आएगा? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, कॉर्पोरेट ऑफिस में मजा आएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस का मतलब कहते हो ना कि वहाँ पे एसी या अच्छा सुगंधित वहाँ का जो है मतलब फ्रेग्रेंस के साथ वहाँ का वातावरण होता है, लोग आपको मुस्कुरा के अप्रोच करते हैं, आओ भाई लोन ले लो, आओ भाई कार ले लो। ठीक है, उसी तरीके से जो है ना, एक संसद भवन को भी हमने इतना खूबसूरत बनाया है ताकि नेता वहाँ पे जाए। ठीक है, और जाके वहाँ पे टेंशन में नहीं जाए, वहाँ का माहौल देख के ना लगे कि यस, ये हमारा वर्क प्लेस है। तो इस तरीके से जो है ना लोगों को संसद में जो है, जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने जो है हमारा पार्लियामेंट हाउस बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ठीक है, गार्डन है, कैंटीन है। ठीक है, इसके बाद में अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो वो हमारा संसद भवन में हमने वो चीज़ों को भी ध्यान दिया है, वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है, वहाँ की मरम्मत वक्त पे हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं तो ऐसा ना हो कि ढह जाए। अब जैसे हमने हमारा जो पता है ना अभी का जो संसद भवन, उसी के पीछे एक और संसद भवन बनाने का प्लान चल रहा है, 2024 तक वहाँ पे मतलब स्टार्ट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा। सुना है किसी ने नया हमारा संसद भवन उसी संसद भवन के पीछे है? सुना है किसी ने? टाटा। हाँ हाँ सर, सर। सुना है। हाँ, टाटा जो है, हाँ सर। टाटा बना रही। यस टाटा ने सर। वो प्लान लिया है। तो यही है, हमने दूसरों से सीख के खुद को डेवलप किया है, और हो सकता है हम हमसे कोई सीख के हमारा अगला डेवलप करेगा। तो अभी का जो संसद भवन का क्या होगा, किसी को पता है कहाँ जाएगा ये? इसमें भी बैठक होगी या नहीं होगी, या इसमें भी जो है कानून या फैसले या मीटिंग होगी या नहीं होगी? क्या होगा अभी के संसद भवन का? हम्म? बात चल रही है कि म्यूजियम में कन्वर्ट कर देना। हाँ, अभी का जो संसद भवन है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाएगा। ठीक है, तो म्यूजियम में कन्वर्ट होगा। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म कैसे होगा, हर चीज का ना क्रिटिक्स जरूरी है, निंदा जरूरी है। अगर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में इतनी सारी खूबियां हैं तो इसका एक और ये मतलब एक खामी भी है। खामी है कि अगर हम जब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ते हैं, जब इसका स्टडी करते हैं, जब हम इसकी रिसर्च करते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मेनली फोकस किस लिए करता है? ये फॉर्मल और इनफॉर्मल पे ही फोकस करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये किन चीजों को इग्नोर करता है? किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल डेवलपमेंट। आपने ये सब तो कर दिया, लेकिन नेता ही जो है अच्छे से घर वगैरह बना दिया आपने, पूरा ताम झाम कर दिया, बाहर सब कुछ है, लेकिन नेता ही आप एक दूसरे के ऊपर माइक फेंक रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। वो क्या होगा? तो कहते हैं ना कि सेल्फ डेवलपमेंट का ट्रेनिंग भी जरूरी है, तो ये सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करता नहीं है। ठीक है, तो ये है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की खामी। किसने क्या किया किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट पे, या किसी इंडिविजुअल का रोल कैसा होता है? मान लो कि किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने कुछ ऐसी बात कह दी किसी महिला के प्रति या किसी कम्युनिटी के प्रति जो उसे नहीं कहनी चाहिए। हालांकि वो नेता अकेला है वहां पे, लेकिन वो नेता किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक पार्टी को, किसी एक ट्राइब को, किसी एक रिलीजन को, किसी एक पर्टिकुलर वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता है। उस नेता का छवि जो है पूरा कम्युनिटी का छवि वहां पर रिप्रेजेंट होता है। तो हालांकि उस नेता का अकेला जो है, उस पॉलिटिकल लीडर का अकेला उसका इमेज खराब नहीं होता है, वो पूरा कम्युनिटी का इमेज खराब होता है। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी जरूरी है। आई बात समझ में है पूरा? हाँ जी, समझे? यस। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो, किसी को इसमें कुछ ऐड करना है? कोई चाहता है ऐड करने के लिए या नहीं? अगला में मूव करें हम। तो ये तो हमने पढ़ लिया है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, ओके। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बाद में हम मूव करते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच क्या है? नाम से आपको लग जाता है कि मॉडर्न अप्रोच आखिर है क्या? क्या लगता है मॉडर्न अप्रोच क्या है? हम्म? मॉडर्न अप्रोच मतलब सर आज के जमाने का अप्रोच आई थिंक। नहीं, सही बात है, नाम से ही लगता है ये मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, कंटेम्प्ररी वर्ड, कंटेम्प्ररी जो है अप्रोच है। कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन, जो आज के समय में,
आधुनिक जिसे कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, सीधी सी बात है। स्क्रीन अभी भी विजिबल है ना? हम्म। यस सर। हाँ सर। गुड। अगर गायब हो जाता तुरंत तो मुझे प्लीज प्लीज बता देना, शर्माना नहीं। ठीक है, यस आगे सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं कि मॉडर्न अप्रोच हालांकि आखिर है क्या। सीधी सी बात है, देखो मैं आपको ये पॉइंट से बता रहा हूँ, लेकिन आप आंसर लिखोगे ना तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स आप आगे एग्जांपल देके बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा। फॉर एग्जांपल जो है मॉडर्न अप्रोच क्या है, तो मैं मॉडर्न अप्रोच है जो है बेसिकली बेस्ड होता है किस पे? फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, फैक्ट्स। वो कहीं के कहते हैं ना कि फिलोसफी पे बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजा का बेटा राजा। ठीक है, अभी राजा का बेटा राजा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? उसके पास काबिलियत नहीं है। ठीक है, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो फैक्ट पे बेस्ड होता है, अगर है कोई काबिल, कोई हमारा नेता बनेगा। ठीक है, अब ये कहता है कि दे एम्फसाइजेस ऑन फैक्चुअल स्टडी। हाँ, ये फैक्चुअल स्टडी पे फोकस करता है। फैक्चुअल मतलब जो है वो है। हाँ, अच्छा करोगे, आपका जो पुराना रिकॉर्ड है अगर अच्छा करोगे तो आपको जो है वोट बैंक मिलेगा, अगर गलत करोगे तो जो है अ, बुरी तरह से हारोगे। फैक्ट पे बेस्ड होता है ये अप्रोच। ठीक है, काम बोलता है ना, वो नाम है देखो किसा, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी का वो नारा है, काम बोलता है ना? काम बोलता है तो आपका काम बोलेगा। अ, फिर आता है कि ये स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स विद द बेस ऑफ साइंटिफिक कंक्लूजन है यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक कंक्लूजन। हाँ, बेस्ड ऑन साइंटिफिक कंक्लूजन है। ठीक है, ओके। साइंटिफिक कंक्लूजन मतलब कैसा होगा, बताओ? कोई एग्जांपल है साइंटिफिक कंक्लूजन का? अगर हम पॉलिटिकल साइंस को अगर एज अ साइंस मैंने आपको पढ़ा बताया, साइंटिफिक जो वर्ड आया है, साइंटिफिक वर्ड का मतलब क्या है यहाँ बताओगे? कोई बताना चाहेगा? Which has been tested and proved in the society means टेस्टेड like एंड इम्प्रूव्ड इन सोसाइटी। अच्छा, टेस्टेड एंड इम्प्रूव्ड proven. इन सोसाइटी। आई विल हेल्प यू आउट विद दिस empirical investigation. You pointed out a very beautiful word, tested. E E E S E E D. Yeah, tested. Okay, tested is very beautiful word. I'll help you out with this. Okay. और Hmm. बताओ, और बताओ, और बताओ। टेस्टेड जैसे अरियाज ने बोला टेस्टेड, और बताओ। मैंने बताया था ना Which साइंटिफिक का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में। which is proven. विच इज प्रूवन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Which is backed by example. ओके, ओके। देखो ये जो शब्द आपके दोस्त बोल रहे हैं ना, ये शब्द आपको एग्जाम के टाइम में आंसर आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेंगे। टेस्टेड, वेरीफाइड, या और एक्सेप्टेड बाय, Example. एनालाइज्ड, या Example एक्सेप्टेड, बताइए. एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, या लॉजिकल। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये आपको हेल्प करेंगे आपका आंसर ग्रो करने के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, फिर देखेंगे मार्क्ड बाय एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेलेवेंट डाटा। अब एम्पिरिकल मतलब होता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। जब जब 2014 में सरकार आई थी बीजेपी की, तो कारण क्या था आने के पीछे? मतलब कांग्रेस का लूज का सबसे बड़ा कारण क्या था? कोई बता सकता है? कांग्रेस के हार की सबसे बड़ा कारण क्या था? कोई एक कारण बता दो, बहुत कारण थे लेकिन कोई एक कारण बता दो।
बताना चाहेगा कोई? चलो, नहीं शायद। भारत के, नेपोटिज्म। हाँ, नेपोटिज्म एक बड़ा कारण था। ठीक है। अब एक और कारण था जहां तक कि मैं समझता हूँ ना, कि जनता एक्चुअली बोर हो गई थी, कहते हैं ना अभी ये हाँ, सब। दे नीड अ चेंज। हाँ, दे नीड अ चेंज, वो देखते हैं, वो मतलब उन्होंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। ट्राई मतलब वोट दे के देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास डेमोक्रेसी में ऑप्शन होता है ट्राई कर लेते हैं। लेकिन सबसे इसका एक कह सकते हो ना कि सबसे बड़ा लूप होल ऐसा है कि हम इतनी बड़ी आबादी का जो है, हम हमारा सोच ऐसा है कि हम ट्राई कर लेते हैं हमारा नेता। हालांकि कभी कभी बहुत सक्सेस हो जाता है, और कभी कभी हमें जो है ना मुंह की खानी पड़ती है। तो हम जो है, इसे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है। ठीक है, हम यहाँ कुछ ट्राई कर सकते हैं, हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चीज़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ। ठीक है, जनता के साथ। ओके, नेक्स्ट। आइए आया ना ये बात समझ में, क्या है यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच? हम्म। यस। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट, अब मॉडर्न अप्रोच के ना ये सब हेडिंग्स है। जब आप सब हेडिंग में लिखोगे तो ये सब चीज़ें लिखोगे। ठीक है, सब चीज़ें आप यहाँ लिखोगे, जैसे सोशोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, इकोनॉमिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो ये दो चीज़ हैं, ये हम बाद में देखेंगे, पहले ये तीन हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच की। सोशियोलॉजिकल अप्रोच की बात कर लेते हैं, या सोशियोलॉजिकल अप्रोच या फिर सोशियोलॉजिकल मेथड की हम बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजिकल अप्रोच। अच्छा, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी मतलब क्या होता है? Sir, science of society or study of society. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। व्हाट्स योर नेम? वैशाली, राइट? Roshali. वैशाली, वेरी नाइस। तो साइंस ऑफ सोसाइटी। तो सी, बेसिकली द सोशियोलॉजी इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड, right? Here socio means society, and logy means logical study of society, which is science of society. याद रहेगा सबको? सोशियोलॉजी इज लॉजिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ बेसिकली हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। फोकस ऑन सोशल इश्यूज। तो जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो मॉडर्न अप्रोच में आता है सोसाइटी का इशू क्या है। ठीक है। अब जब मॉडर्न अप्रोच में जैसे गवर्नमेंट की तरफ से बाल विवाह बंद हो गया है, पता है ना? राजस्थान में बाल विवाह अभी भी होता है, लेकिन कहते हैं ना कि बाल विवाह कर लिया है, लेकिन जो लड़की का जो गृह प्रवेश होता है, जिसे आम भाषा में गौना कहा जाता है। ठीक है, वो गौना जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, मतलब एक किसी को जन्म देने लायक हो जाती है, तब उस लड़के का गृह प्रवेश होता है। बाल विवाह होता है अभी भी, उनका अपना, कह सकते हो ना कि जो उनका कस्टम है, उन्होंने अपना कस्टम छोड़ा नहीं। हमारा हमारा परंपरा है, ये सब जो है बातें करके उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन कह सकते हो ना कि एक एग्रीमेंट हो गया है कि बच्ची का जो है गृह प्रवेश बाद में होगा। तो शादी हो जाती है, बट गौना नहीं होता है या गृह प्रवेश नहीं होता है, वो बाद में होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से चाइल्ड मैरिजेस बंद हो गई हैं। ठीक है। उसके अलावा अब आप देखोगे कि जैसे सती प्रथा थे, ये भी सोशल इशू थे पहले। आज से पहले ये सोशल इशू नहीं थे। आज से पहले कभी भी इंटरफेरेंस किसी के पर्सनल रिलीजियस बिलीफ के बीच में नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे जो है चीज़ें मॉडर्न होती रही, सोशल इश्यूज आते रहे। ठीक है। अब इंडिया में भी जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। जानते हो आप? थाईलैंड जैसे देशों में। हेलो? Yes, sir. यस यहाँ सर। पे, हाँ, थाईलैंड जैसे देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, इंडिया में इलीगल है। अभी अगर आप जब कंपेरेटिव स्टडी करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये वहाँ के लोगों के लिए सोशल इशू नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए एज अ कमर्शियल पर्पस है वो। ठीक है, बट यहाँ पे जो है एक सोशल इशू है।
ठीक है, हमने उसे इशू बना रखा है, मतलब ये सामाजिक जो है ना कुप्रथा है, गलत जगह है। ठीक है, तो हमारे लिए वो प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, इलीगल है यानी कि गलत है। ठीक है, फिर आता है सोशियोलॉजी का जो अप्रोच है, किस पे फोकस करता है, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया किसी एक इंडिविजुअल का स्टेटमेंट पूरी कम्युनिटी को मार्क कर सकता है, तो उसी तरीके से जो है पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ कम्युनिटी, तो यहाँ पे ये बात भी मानी जाती है कि अगर वो किसी के बारे में कुछ गलत कहता है तो पूरा का पूरा कम्युनिटी मार्क किया जाएगा, यस कि पूरा कम्युनिटी ही ऐसा है पर्टिकुलर। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टेट इज अ ऑर्गेनिज्म एंड पॉलिटिक्स इज अ सोशियोलॉजिकल फैक्टर। ऑर्गेनिज्म मतलब, अच्छा आप में से साइंस फील्ड में से कोई कोई लोग है ऐसा मैंने सुना है, तो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है दोस्त? ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? Thought. Living being. लिविंग बीइंग, ओके। और कोई? और कोई? Group of So tissues. living creatures. लिविंग क्रिएचर, कौन बोला? ग्रुप ऑफ, कोई किसी ने कुछ कहा मुझे, हाँ सर, ऋषिकेश। बोलो ना ऋषिकेश। टिश्यू जो होते हैं उसका ग्रुप होता है, उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हाँ, कहते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे 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 छोटे, अच्छा टाइम अगर खत्म हो जाएगा दोस्त ज्वाइन कर लेना, ओके। हाँ, तो यहाँ पे कहने का मतलब ऐसा है कि छोटे छोटे चीजें, मतलब एक एक इंडिविजुअल मिलके भी एक सिटी बनाता है, एक एक सिटी मिलके एक स्टेट बनाता है, एक एक स्टेट मिलके एक पूरा स्टेट बनाता है, एक पूरा जो है कंट्री बनाता है। ठीक है, तो सिमिलरली स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक वर्ड है, याद रखना। साइंटिफिक स्टडी हम जब करते हैं ना पॉलिटिकल साइंस का, तो साइंटिफिक वर्ड्स ही आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा सिस्टम, सिस्टम से आपका क्या समझने का मतलब है? हम कहते हैं ना कि ये सिस्टम खराब है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सिस्टम? व्हाट इज सिस्टम? So that particular political body. You can say a particular political party is a system. Okay. Anybody else? Mm, okay. No. In a defined Sir, ना बोलो बोलो अरिहंत। in a defined way. In a defined way. Alright. See, basically जब भी ना हम सिस्टम का बात करते हैं ना, याद रखना सिस्टम इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल वर्ड, राइट? जैसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, या हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है, ये सब जो है बायोलॉजिकल वर्ड है। सो बेसिकली सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल वर्ड। Here, why system word is taken? Basically, in a body system, if you see, each and every organ has their own work. For example, what kidney does to purify blood, right? What heart does? Heart क्या करता है? दिल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, सही बात है। आंखें क्या करता है? आंख देखता है। तो बेसिकली जहाँ जिस जिस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में, एक पर्टिकुलर ये ह्यूमन बॉडी के सिस्टम में हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग काम होता है, उसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग काम होता है। कोई एक ऑर्गन दूसरे के ऑर्गन में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अगर मैं बोल दूं कि किसी ह्यूमन बॉडी में जो है दिल का काम हम किडनी को देते हैं या किडनी का काम हार्ट को देते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? हम्म, Yes, sir. चलो, yes, sir. Yes. ओके ओके। अब यहाँ पे देखेंगे ना हम, ये जिसका क्रिटिसिज्म क्या है, कौन पढ़ेगा क्रिटिसिज्म? Sometimes emphasizes more on social issues and avoids other important issues. हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ, कैसा होता है कि कभी कभी सोशल इश्यूज ना
जो सोशल अप्रोच है ये पूरी तरीके से जो है इम्पसाइज करता है, फोकस करता है, प्रेशराइज करता है या रिसर्च करता है किस पे, सोशल इश्यूज पे। और जो दूसरे जो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, ऑफिशियल काम होते हैं, इनको अवॉइड कर देता है। बस समाज ही सुधारते रहो, काम ना करो। बस समाज ही सुधारते रहो, काम ना करो। बस बैलेंस नहीं है कहने का मतलब है। ठीक है, ऑलराइट। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये थोड़ा सा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? कहता है कि कवर्स ऑल दी साइकोलॉजिकल लॉज। जितने भी साइकोलॉजिकल लॉज होते हैं इनको कवर करता है। अब साइकोलॉजिकल लॉ क्या होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी पॉलिटिक्स का, या किसी भी इंटरनेशनल रिलेशंस का? साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? क्या क्या चीजें चाहिए साइकोलॉजिकल फैक्टर में? सबसे पहले मुझे कोई बताएगा? चलो मैं शुरुआत करता हूँ। लीडरशिप। लीडरशिप भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आई बात समझ में? नेतागिरी करना या अ, चीजों को कंट्रोल करना, लीडरशिप इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। और आइडियोलॉजी भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। हम्म, किसी की विचारधारा कैसी है, कोई रेडिकल है, कोई एक्सट्रीमिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई मार्क्सिस्ट है। ठीक है, ये लीडर आइडियोलॉजी भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। कोई सोशलिस्ट है, कोई डेमोक्रेटिक है, ये भी अपने आप एक साइकोलॉजी है ना? और बताओ। अच्छा, इंडिया का कैसा आइडियोलॉजी है? एक एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जब 1962 में इंडिया और चाइना का हम वॉर हारे थे, इंडिया और चाइना के बीच जो वॉर हुआ था हम हारे थे, उस समय किसका सरकार था? कांग्रेस का, कांग्रेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। हाँ, फॉर्मल हमारे जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू थे। ठीक है, पंडित नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय हमारा आइडियोलॉजी था लिबरल, मतलब थोड़ा सा हम उदारवादी थे। चलो भाई, अभी अभी हमारा देश सुधरा है, आपने मार दिया, कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। क्योंकि उस समय मतलब थोड़ा सा गांधी का इम्पेक्ट था, गम्मा महात्मा गांधी का, इनका इम्पेक्ट था थोड़ा बहुत। और हमारा आइडियोलॉजी लिबरल था। अगर आप महात्मा गांधी जी को भी काउंट नहीं करो तो हमारा आइडियोलॉजी थोड़ा लिबरल था, उदारवादी थे। ठीक है, फिर आती है 1972, 1970, सॉरी 1971, आई एम रियली सॉरी, 1971 आता है। Cargill. कारगिल नहीं, कारगिल नहीं, कारगिल बांग्ला 98 Oh, वॉर, आता sorry, बांग्ला sorry, है। वॉर, हाँ sorry. Yeah. हाँ, बांग्लादेश का वॉर। बांग्लादेश का वार। उस समय जो है किसका सरकार था उस समय? कारगिल, कारगिल पे भी आऊंगा मैं दोस्त, ये रुक जाओ। इंदिरा गांधी का सरकार था, हाँ, कांग्रेस का ही इंदिरा है। गांधी का सरकार था। ठीक है, जो है हमने बांग्लादेश को जो है आजाद कराया था। कहाँ से? ईस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान ना था ना, तो ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था उस समय। ठीक है, तो उस समय हमारा आइडियोलॉजी था रेडिकल आइडियोलॉजी, इंदिरा गांधी का सरकार था। और थोड़ा तो है ना, हम एक्सट्रीमिस्ट थे हम लोग, जो है बस मारो पकड़ के। तो हमने जो है हरा दिया था उन्हें। किसको हराया था हमने? पाकिस्तान को हराया था। फिर आता है उस समय जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, फिर आता है करगिल वार आता है। कारगिल वॉर में उस समय हमारा जो है ऑनरेबल प्राइम प्राइम मिनिस्टर थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। Atal Bihari हाँ, अटल Vajpayee. बिहारी वाजपेयी। वो भी थोड़ा सा मतलब कहते हो ना कि एक्सट्रीमिस्ट है। ठीक है, रेडिकल है। तो उस समय भी जो है हम, हमारा जो मतलब साइकोलॉजी था वो तो रेडिकल था। तो हम जो है खुद दोनों भी वॉर जीते हैं। ठीक है, और हालांकि अगर हम ठीक है, अगर आप देखोगे कि चाइनीज फोर्स बहुत ज़्यादा एडवांस थी उस समय, लेकिन अगर हमारा आइडियोलॉजी लिबरल नहीं होता ना तो हम उतना बुरी तरीके से नहीं हारते जितना 62 में हम हार गए थे। तो ये आता है साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक और। अ, अगर आप, मैं बोलूंगा आपको, कमजोर के पास बंदूक है और पागल के पास पत्थर है, तो डर किससे लगेगा आपको? Pagal पागल se. का। पागल आदमी पागल। से लगे। पागल से डर पागल लगेगा ना, से। मारेगा। अरे मारेगा कहीं मुंह या हाथ पे तो तोड़, पूरा जो है बर्बाद कर देगा। तो इस तरीके से जो है कमजोर तो शायद मारेगा, लेकिन पागल जरूर मारेगा। तो इस तरीके से जो है, पागल कहने का मतलब मैं थोड़ा रेडिकल कह रहा हूँ। पागल मतलब क्रेजी इंसान किसी के लिए भी हो सकता है। पागल जो है सत्ता के लिए हो सकता है, जीत के लिए हो सकता है,
या पास होने के लिए हो सकता है, या करियर को लेके पागल हो सकता है। पागल मतलब मैं मेंटली, वो जो ट्रेडिशनल पागल हमारा इमेज है वो नहीं कह रहा हूँ मैं। पागल मतलब किसी भी चीज के लिए पागल हो सकता है, जीत के लिए पागल, ठीक है, जान देने के लिए पागल। तो पागल से आपको ऑब्वियसली डर लगेगा। तो हमारा आइडियोलॉजी जो है बिल्कुल जो है थोड़ा सा अभी क्रेजी हो चुका है, यस, देश डेवलप करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सारे, अगर हम वो जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सब हटा दें, और सेम चाइना के साथ भी करें, सारे न्यूक्लियर बॉम्ब हटा दें, विड्रॉ कर लें दोनों देश, और गुलाब की खेती कर दें, सुंदर सुंदर लाल लाल गुलाब, तो क्या हमारे फ्रेंडशिप में फर्क पड़ेगा? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना करेगा? सारे हम न्यूक्लियर वेपन हमारे ले लें और बस गुलाब की खेती कर दें, लाल। कुछ कुछ टाइम बाद पड़ेगा। पड़ेगा, अरिहंत को लगता है पड़ेगा, और किसी को लगता है? नहीं पड़ेगा। सर नहीं पड़ेगा। सर डिपेंड करता है, अगर हम लोग सर मतलब कुछ टाइम गुलाब की लगेगा खेती करेंगे और रैपिडली। सामने वाले लोगों को भी तो ये होना चाहिए। हाँ, सामने वाले को भी लगना चाहिए यार, हम कितना अपना हाँ, अपना ऐसे नहीं बोलेंगे। होना चाहिए कि हम न्यूक्लियर वेपन्स निकाल के गुलाब की खेती करेंगे और वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमारे ऊपर डालेंगे। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ से विड्रॉ कर लेंगे। नहीं, आपने बोला दो सब के। दोनों तरफ से विड्रॉ कर लिया तो कुछ फर्क पड़ेगा हमारी दोस्ती में? नहीं, साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ मैं। हाँ सर, फिर पड़ सकता है अगर दोनों तरफ से हटा देंगे तो। लगता है सर कुछ टाइम सर बाद बट पड़ेगा। टाइम लगेगा। हम्म, क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। विजिबल है? यस सर। यस सर। Yes, sir. राइट, थैंक यू। हाँ, तो मेरा सवाल था कि इंडिया पाकिस्तान या हाँ, इंडिया पाकिस्तान या फिर अपना इंडिया चाइना का बॉर्डर पे हम गुलाब का खेती करते हैं तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इसका आंसर है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके अब वो कहते हैं ना, जैसे एक तरफा प्यार होता है वैसे एक तरफा दुश्मनी भी होता है। आप कितना भी किसी का अच्छा कर लो, लेकिन उसको आप में खोटी दिखेगी या तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से प्यार होता है, आप कितना भी किसी को, किसी की कितना भी कोई आपको कितना भी बुरा बोल रहा है, लेकिन अगर आपके दिल में उसके प्रति इज्जत है या मोहब्बत है तो आपको उसमें सब अच्छा 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 दिखेगा। वाह वाह वाह। ठीक है, वैसे एक तरफा दुश्मनी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप देता हूँ, जब आप फ्यूचर में क्रिमिनल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, क्रिमिनल साइकोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अगर कातिल के सामने केक रखा है और हाथ में चाकू है और दूसरी तरफ आप उसको ताली बजा रहे हो बर्थडे के लिए, तो पहले वो केक नहीं काटेगा, पहले जो ताली बजा रहा है उसको काटेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कातिल है। आई बात समझ में? मेरी बात समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो वो अपना अपना लिबर्टी होता है, हालांकि अपना अपना जो है ना आइडियोलॉजी होता है। अगर हम लिबरल हैं तो सामने वाला भी अगर लिबरल हो तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर सामने वाला रेडिकल है, वो खून का प्यासा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी मैटर करता है। उस तरीके से जो है हम जब हमारा जब हम साइकोलॉजिकल फैक्टर देखोगे तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में पॉपुलेशन भी आता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का पॉपुलेशन में ज़्यादा क्या है, यूथ ज़्यादा है। ठीक है ना, हम कहते हैं ना कि इंडिया इज अ यूथ कंट्री, तो हमारे पॉपुलेशन में यूथ ज़्यादा है। अब डेनमार्क जैसे कंट्रीज है, वहाँ अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और फीमेल रेशियो ज़्यादा है और मेल रेशियो कम है। वहाँ पे तो इंसेंटिव दिया जाता है, दे आर बीन गिवन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस किड्स, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन है ही नहीं। इंडिया में देख लो, इंडिया में तो इंसेंटिव नहीं भी दिया तो भी पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है। वहाँ पे इंसेंटिव दिए जाते हैं, बच्चे का फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पॉपुलेशन भी एक फैक्ट है कि यस, आपका पॉपुलेशन कम है, हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है। वो लोग तो बाहर से मेल हायर करते हैं, आओ डेनमार्क में आओ रहो और यहाँ पे अपना घर बसाओ और हमारे पॉपुलेशन में सहयोग दो, क्योंकि कल को अगर लड़ाई छिड़ गया तो बिल्कुल जो है वहाँ पे तो जनता है ही नहीं लड़ने के लिए। उसी तरह से इसराइल आता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो that in Israel, I'm saying after 12 there is a compulsion army training for 1 year. It is compulsory in Israel. पता है, इसराइल में ट्वेल्थ पास करने के बाद जो है 1 साल का आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी है हर बच्चे के लिए।
हाँ मालूम है सर। तो 1 साल का आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ का ना साइकोलॉजी वैसा है कि वॉर अगर छिड़ जाए तो हर किसी को हथियार चलाना आना चाहिए, वॉर अगर छिड़ जाए तो हर किसी को सिक्योरिटी के लिए अपना कैपेबिलिटी चाहिए, वो वहाँ का साइकोलॉजी वैसा है। तो ये कंपेरेटिव स्टडी है। हो सकता है कि अब जैसे हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी मोदी जी हैं, वो बार बार इसराइल जा रहे हैं, ठीक है, फ्रांस से हम रफाल ले आए, ठीक है, तो हो सकता है कि ये चीज़ें भी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सके, क्योंकि हम लोग आर्मी को लेके अभी थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं, हमारे फोर्सेस को, हमारे डिफेंस को लेकर थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आर्मी ट्रेनिंग हमें कंपलसरी कर दिया जाए आने वाले फ्यूचर में। और वही जो साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे आपको पता है, रेसिस्ट बिहेवियर, नेशनलिज्म, वायलेंस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब जो चीज़ें हैं, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच या साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी में आता है। चलो, ये तो था साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब साइकोलॉजिकल अप्रोच में अगर आप देखोगे ना, ये लेकिन ये चीज़ अवॉइड करता है। क्या चीज़ अवॉइड करता है? हाँ, ये केवल जो है ना इंसान का साइकोलॉजी पे फोकस करता है, लेकिन सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल फैक्टर को दूर करता है, उससे कोई वास्ता नहीं कहता है। ठीक है, बस साइकोलॉजी सुधारो, साइकोलॉजी सुधारो, साइकोलॉजी सुधारो। और आप देखोगे, आपने एक बात गौर की होगी, हर अप्रोच जो है ना केवल अपने ही फ्रेमवर्क में फोकस करता है, बाहर के फ्रेमवर्क में जाता नहीं है। उसी तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। फिर आता है इकोनॉमिकल फैक्टर। सीधी सी बात है, नाम से ही लगेगा आपको इकोनॉमिकल फैक्टर किस चीज पे फोकस करेगा। जब भी नाम आता है इकोनॉमिक का या इकोनॉमिक्स फैक्टर का, तो चीज या इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टडी, तो चीज फोकस केवल इकोनॉमी पे ही करेगा। वो फाइनेंस पे करेगा, कैपिटलिज्म पे करेगा, कैपिटल पे करेगा, फंडिंग पे करेगा, बिजनेस पे करेगा, मार्केट पे करेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे करेगा। सही बात है। तो इन चीजों पे ही वो फोकस करेगा। So mainly this approach is linked with political and economical life of individual. ठीक है, ऑलराइट। किसी को कुछ डाउट है इस पे? No, sir. सब स्मूथ जा रहा No, है? sir. सब स्मूथ है? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ कहना है? ओके, ये लाइन कौन पढ़ेगा? सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। We are the products of our environment. Our environment influence the way we think and how we act. यस, करेक्ट, थैंक यू सो मच। से सही बात है, सोशोलॉजिकल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आप इससे लिंक कर सकते हो। ये उसी चीज पे लिंक करेगा जैसे आप सोचते हो, जैसे आप एक्ट करते हो। क्योंकि स्टेट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे कि कहते हैं ना हम, कम्युनल हार्मोनी, ठीक है, और स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे। इस तरीके के जो है ना कि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई मुहिम है, किसके लिए? लोग सोसाइटी में साइकोलॉजिकल फैक्टर ठीक करने के लिए। अभी तो देखो, अभी तो इंडिया में कानून बनाने पे आए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून। सुना है किसी ने? सुना है इस कानून के बारे में? मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल। हाँ, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा आने वाले समय में। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे कानून बन जाए कि पहले 2 बच्चों को या किसी एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं तीनों को सरकारी नौकरी देगी परिवार में। तो ऐसा भी है बहुत सारे कानून कि केवल 2 बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। नहीं तो कुछ कुछ फैमिलीज में 5-5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिसबैलेंस आता है। ऑलराइट, चलो, तो मैं समझता हूँ लेक्चर अभी एंड कर देते हैं। बाकी का जैसे मैंने आपको बताया एक चीज़, हाँ, ये जो बिहेवियरल अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये थोड़ा सा मतलब लेंदी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम एंड करें? Sir, कहो। can you share this PPT? या डेफिनेटली।